दोस्तों, अब हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की 7 चैप्टर में आ गए, जिसमें राज्य से साम्राज्य के बारे में पढ़ना। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाए। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों के से काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादा थे। उसके बाद से साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख थे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्व चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा अशोक थे। इसीलिए चंद्रगुप्त जो थे वो अशोक के दादा कहलाए थे। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा अशोक के आने जाने का मार्ग। दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत की दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी जो है वो पहनते थे। अब आते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्ति। रेड वाला जो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है और ब्लैक वाला जो प्रमुख नगर है, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा यहीं पे है। फिर लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुड़िया, गिरनार, लंपक, कंधार, मनसेहरा, शाहबाजगढ़, तक्षशिला जो कि अभी ये पड़ जाता है पाकिस्तान में, कलिंग, धौली, चौगढ़, सुपारा, सन्नाटी, मस्की, यरागुंडी, ब्रह्मगिरी। यानी कि ऐसे जो है ये शायद है, एक बार काउंट करके बता देती हूँ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26 स्थानों से ये मिले हुए हैं। उसके बाद राज्य साम्राज्य से कैसे बने। चूँकि साम्राज्य राज्यों से वो बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों, किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उसे सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों के वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार तथा वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता और अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाके में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है वह सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव के संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए। नजराना जो एक कर के रूप में जाना जाता था और
अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य अधिकारियों का हाथी लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज जो था वो किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के समय आता। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण नीचे किया है। सम्राट का जनता के सामने आने वाले अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया था। सोने के एक पालकी में लेता, अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथी पर सवार रहते थे। और सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगा रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते कि कहीं उनकी हत्या ना कर दे। उन्हें खाना खाने से पहले नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। अब पाटलिपुत्र आधुनिक जो पटना है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किए गए। यहाँ चारों तरफ के उद्यानों चिड़ियों से बने बेसरों का घर है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में। अभी बुद्ध के बारे में, बुद्ध और जैन धर्म के बारे में जो था वो प्राकृत भाषा में लिखी थी, और अशोक जो था वो प्राकृत और ब्राह्मणी दोनों भाषा में लिपि हुई है। अशोक का कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से भी तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जीवन में या भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ। अशोक राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मार जाते हैं। बहुत सारे लोग बंदी बनाए, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों से बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मित्रों के प्रति दयावान होते, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते या अपने प्रियजनों को खोते। इसके लिए मुझे पश्चात हो रहा। अब मैंने धर्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय दिया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते को भी युद्ध ना करे। इसलिए उन्होंने धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। धर्म जो है संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा तक किसी कर्मकांड की आवश्यकता जो है वो नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश देवे। बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। वे साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा जो है वो देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में जो है वो अपने दूत भेजे थे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। यानी अशोक के पुत्र जो थे वह महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है वह संघमित्रा थी, जिसे उन्होंने श्रीलंका भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, खुदाई करवाई और विश्रामगृह बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा भी की थी। अपनी प्रजा के लिए भी अशोक ने बहुत सारे संदेश दिए थे कि अच्छाई और बुराई क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया था।
उसके बाद आरंभिक लिखी, उसके देवनागरी, देवनागरी बांग्ला, बांग्ला के मलयालम और मलयालम के बाद तमिल। इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।